We met again और मैं विवेक राय फ्रॉम यूएसए। आज हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं अपने सेम कुछ पुराने दोस्तों के साथ और कुछ नए एडिशन। वी हैव बिस्वजीत रॉय फ्रॉम अटलांटा, मिलन भाई फ्रॉम टोरंटो और इंद्रशीष भाई फ्रॉम नेदरलैंड्स और जीत भाई हमारे हैं सैन होजे से। सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आज डिस्कस करेंगे दीज सैवेज शोर्स, रिटन बाय रामवी, वॉल्ट कॉमिक्स की है और ड्रॉन बाय सुमित कुमार। तो दिस इज वेरी गुड बुक। मैं चाहता हूं कि जिन जिन के पास हमारे पास किताब है, could you please proudly show off? Drum rolls. अरे वाह, very nice. और विवेक भाई, since you mentioned the credits, I would like to mention this gentleman बिडिकर। ये बहुत समय से हमारे मतलब इंडियन कॉमिक्स फ्रेटर्निटी में ये काम कर रहे हैं। इनका भी काम मतलब लेटरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ही इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द क्या कहे, अब अराउंड 15 years बहुत सारे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए। सो मतलब एज पार्ट ऑफ द क्रेडिट्स आई थिंक ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको मैं चाहता हूँ कि नाम रहे क्रेडिट्स के शुरू में मेंशन में। आदित्य बिडिकर। ओके बेडिकर जी, शायद मैं चूक गया हूँगा आपको अप्रिशिएट करने से, लेकिन मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने ये कहानी हम लोगों के समक्ष लाई। ये काफी पुरानी कॉमिक्स है, मतलब इफ आई एम नॉट करेक्ट दादा, मुझे लगता है 2016 अराउंड दैट। लेकिन मैं जब भी हाँ, तो मेरे सारे एनआरआई फ्रेंड्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया ये पढ़ने के लिए। तो मैंने कुछ हफ्तों पहले ही पढ़ी है, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम स्टिल ब्लोन अवे बाय द वे द स्टोरी हैज बीन रिटन। हम लोग जाएंगे उस पे, बट मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इट इज सो गुड कि मैंने शायद 4 से 5 बार पढ़ ली। हर बार मेरे को कुछ नया जानने को मिला। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी सिनॉप्सिस देता हूँ और उसके बाद हम लोग बारी बारी से अपने अपने व्यूज देते हैं। These Savage Shores, written by Ram V, a graphic novel which is set in 18th century India. The story talks about the kingdom of Calicut, which was ruled by the House of Zamarins, जिन्होंने कैलिकट और केरल के दूसरे राज्यों में करीब 200 साल तक राज किया। Zamarins were protected by a mysterious and immortal Rakshas, whose name was Bishan. Bishan and Prince Vikram are shown having a relationship like father and son. वहीं कैलिकट से थोड़ी ही दूर मैसूर में हमें हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान से भी परिचय कराया जाता है। कहानी शुरू होती है लॉर्ड एलन पियरफॉन्ट नामक ब्लड सकिंग वैम्पायर से, जिसका अंग्रेजी सरकार बहिष्कार कर देती है और उसके कैनिबलिस्टिक नेचर की वजह से उसे एग्जाइल कर दिया जाता है इंग्लैंड से कोसों दूर मालाबार कोस्ट पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें लगता है कि पियरफॉन्ट ही इस कहानी का असली विलन है, मगर हमारी सोच तब गलत साबित होती है जब पहली ही किताब के लास्ट पेज में बिशन पियरफॉन्ट को जान से मार देता है। बिशन को पियरफॉन्ट को इसलिए मारना पड़ता है क्योंकि वो बिशन की लव इंटरेस्ट कोरी को अपना शिकार बनाना चाहता था। कोरी के लिए बिशन एक रक्षक है, एक प्रेमी, एक कहानीकार और एक राक्षस भी है। कोरी के लिए बिशन ये सब है और इससे भी बहुत कुछ। दूसरी किताब में हमें दिखाया जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मसाले की ट्रेड रूट मालाबार कोस्ट से यूरोप तक निकालने के लिए मैसूर और कैलिकट के नज़दीकी राज्यों को हथियाना चाहती थी। इसी बीच प्रिंस विक्रम और हैदर अली की सेना ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, मगर ऐन वक्त पर हैदर अली पीछे हट जाता है और विक्रम की सेना रणभूमि में वीरगति को प्राप्त होती है। इसी बीच बिशन के राक्षस और 18वीं सेंचुरी में उसकी मौजूदगी का रहस्य हमारे सामने खुलता है। हैदर अली के धोखाधड़ी से आग बबूला बिशन हैदर अली के कमांडर इन चीफ गाजी को मौत के घाट उतार देता है।
बिशन दया भाव दिखाते हुए हैदर अली और टीपू को उनके हाल पर ही छोड़ देता है और कोरी के साथ इंग्लैंड चला जाता है। इंग्लैंड जाने का मुख्य कारण होता है उन आकाओं को खत्म करना जिन्होंने कैलिकट और जैमरिन्स के वंश को तबाह कर दिया। बिशन मिलता है कहानी के मेन एंटागनिस्ट काउंट ग्रैनो से। This is where the iconic battle between a vampire and Rakshas is shown in the book. The climax shows that the vampire is defeated, but at the cost of a change that would alter the relation between Kori and Bishan forever. A savage change that all took place at the shores of India. These savage shores. Written by Ram V, drawn by Sumit Kumar, colored by Vittorio Aston, and lettered by Aditya Bidikar. Here's the podcast for those of you who have read the book already and for those who are about to read it. यहाँ तक सही कहा मैंने? Okay, हाँ, बिल्कुल सही तो बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट बहुत अच्छे से कहा। राइट, तो ये था एक ब्रीफ सिनॉप्सिस। तो अब मैं फ्लोर ओपन करता हूँ। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दादा। ओके। तो दादा आप बताइए थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ी सी स्टोरी को लिंक करते हुए इलैबोरेट। पहले तो ये बता दूं कि मैंने कब पढ़ी और मुझे अच्छी लगी कब। सो मैंने पहले इसको पढ़ा है 2022 फॉल के वक्त, उस वक्त अराउंड जुलाई अगस्त उस वक्त मैंने पढ़ा और मैं अपने प्रोफाइल में मैंने इसका रिव्यू भी लिखा है। एक जो चीज़ें अच्छी लगी उसमें मैंने सब लिखा उसके बारे में। इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जो मतलब उस वक्त पढ़ी थी, उस वक्त और ज़्यादा याद थी, इस वक्त उतना क्लियरली आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन इतना ज़्यादा ये स्टोरी से प्रभावित हुआ था कि मैं थोड़ा उस वक्त और पढ़ने लगा था हिस्ट्री। इनफैक्ट मुझे याद है आई वाज ट्राइंग टू थिंक बैक कि इस तरह की सिमिलर स्टोरी मैंने और क्या पढ़ी है, यू नो, बेस्ड ऑन हिस्टोरिसिज्म अगर आप बोले, जैसे कि मतलब रियलिटी हिस्ट्री में जो पहले हो चुका है उसके साइड बाय साइड अगर आप एक फिक्शनल स्टोरी लिखना चाहते हो ताकि अगर आप हिस्ट्री को बता रहे हो तो आपको बोरिंग ना लगे, राइट। तो हम लोग बंगाली में ऐसे कुछ चीजें पढ़ी हैं हमने, ऑल्दो दोज वर नॉट लाइक पॉपुलर कल्चर, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स फिक्शन नहीं थे वो, दे वर मोर एन अटेम्प्ट टू टेल द हिस्ट्री और द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बंगाली फेमस ऑथर है सुनील गंगोपाध्याय, मैंने अपने रिव्यू में भी वही लिखा था, उन्होंने हमेशा 3 ऐसे सागा लिखे हैं इन द नॉवेल फॉर्मेट जिसमें वो इंडिया का हिस्ट्री बताते हैं राइट फ्रॉम बिफोर ब्रिटिशर्स केम, जब जमींदारी का टाइम था उस वक्त, देन ब्रिटिशर्स एंड देन पार्टीशन। 3 फेज में 3 नॉवेल में उन्होंने लिखा है और सब रियल जो चरित्र हैं जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, उस वक्त के कुछ फेमस जमींदार, त्रिपुरा की जमींदारी एस्टेट, इन सब के आजू बाजू उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए और उसके थ्रू उन्होंने उस वक्त की हिस्ट्री बोला है। तो उससे क्या होता है, हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगता है। बट क्लोजेस्ट जो मुझे याद आया था उस वक्त पढ़ के इज ए नॉवेल बाय अनदर ऑथर कॉल्ड अमिताभ घोष, बहुत फेमस ऑथर है वो। उनका एक नॉवेल है कैलकाटा क्रोमोसोम। व्हाई दिस वन आई फेल्ट इज नॉट सिमिलर बट इन द सेम क्या कहें द सेम स्फीयर, इसलिए क्योंकि that also has elements of occult, you know, रहस्यमय चीजें या थोड़े बहुत डरावनी चीजें या कल्ट फॉलोइंग टाइप की। जैसे इसमें इस बुक में आप पढ़ोगे जब तो आपको पता ही चलेगा, इसमें वैम्पायर है, इसमें राक्षस है, एट द सेम टाइम हमारी हिस्ट्री है इसमें, राइट। तो कैलकाटा क्रोमोसोम नॉवेल में भी उन्होंने रियल कैरेक्टर हिस्ट्री से उठाए हैं। रोनाल्ड रॉस जो मलेरिया वायरस पे जिन्होंने you know he found the cause of the malaria virus, he was awarded the Nobel Prize. So that's the central historical character जो उन्होंने लिया है और उसके इर्द गिर्द उन्होंने एक क्लैन गढ़ा है, जैसे लाइक ठगीज वर ए क्लैन इन इंडिया एट वन टाइम, वैसे उन्होंने एक सीक्रेट क्लैन उन्होंने ऐसा दिखाया है कि जो था जिन्हें
जिनके पास ये पावर थी, जिसके जरिए उन्होंने रोनाल्ड रॉस को इंस्पायर किया, उसे आइडियाज दिए ताकि वो अपनी रिसर्च कंप्लीट कर पाया मलेरिया की पूरी फाइंडिंग के पीछे। और इट शोज दैट वो जो एग्जैक्ट कल्ट ऑफ पीपल्स थे वो आज भी जीवित है और न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। Okay, so they have this character Lakshman and Murugan and all these names we had it, and they are like immortals, and they are a clan who has been secretly living under the guise of various small jobs and all this in society उसके आसपास। तो मिलता जुलता है थोड़ा बहुत से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा ये रहस्यमय एलिमेंट्स है। बट द डिफरेंस ऑफ कोर्स इस बुक में और उसमें ये है कि दिस इज आवर लाइक क्या कहें, बाय फॉरेन कॉमिक कंपनी, रिटन बाय राम वेंकटेशन, ड्रॉन बाय सुमित कुमार, एंड एंटायरली बेस्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब ये कहते ही है कि दीज savage shores, like savage shores in the sense they want to term the Indian ancient shores as savage shores, right? यही वो बोल रहे हैं कि ये कहानी है from the perspective of the colonizers who look at us as savage shores उसमें। तो इसकी कुछ चीजें मुझे उस वक्त बहुत अच्छी लगी थी। फॉर एग्जांपल ये हैदर अली का जो कॉन्क्वेस्ट था ऑफ द एंटायर डेक्कन रीजन एंड द सदर्न रीजन, उसके आसपास इन्होंने ठीक उसी तरह रियल हिस्टोरिक क्रिएटर के आसपास लोगों ने ये जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं इसके, जो द इंडियन डीमन राक्षस एंड द अदर कैरेक्टर्स, उसको उसके इर्द गिर्द इन्होंने बुना है, सो दैट बट दे हैव ट्राइड टू स्टे एज मच ट्रू टू द हिस्ट्री एज वेल। ये भी है द ओनली लिबर्टी आई थिंक जो इन लोगों ने ली है। I don't think there was any Zamorin prince left out after Hyder's conquest, because when the last Zamorin king committed the suicide and burned his palace, I don't think there was Zamorins left in Calicut anymore. I mean, because what he did, he made his family fly away. उसने भगा दिया सबको। यहाँ पे हैदर अली आके मतलब so it was like kind of Jauhar, you know, उसने अपनी लंका जला दी और अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उनको सेफ्टी में कहीं और भेज दिया। तो इसमें दिखाता है कि प्रिंस विक्रम ये सब जो लेफ्ट आउट ज़ैमोरिन है वो अभी भी yeah, he's still there, right? That is fiction. There wasn't, after the last Zamorin died, there was not a even in, you know, puppet power में भी कोई था नहीं। It was the end of it because अच्छा तो क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि Zamorin is a mythical character। No, it's not. Mythical it is not। तो मैं जब देखा कि ये जो नायर कास्ट हैं उसी के इर्द गिर्द आते हैं Zamorins जो केरला में है, तो हम लोग को कमेंट में भी कोई जानकारी दे सकता है अगर कोई भाई वहां से हो और इनके बारे में पता है तो फिर मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि अच्छा, एंड Zamorins actually fought with Hyder Ali and his fathers. Yeah, they were in power for 200 years. मतलब इतना तो उन लोगों का they have been right from the time of Vasco da Gama। लेकिन किसी को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था ये बुक पढ़ने से पहले उनके बारे में। हाँ, exactly। नहीं एक्चुअली बुक पढ़ने के the rulers we know about mostly of India। मतलब हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी के जो रूलर्स थे उनके बारे में जानते हैं, मराठा रूलर्स का नाम बहुत फेमस है, डेक्कन में निजाम फेमस है, मुगल तो है ही। लेकिन ये जो छोटे छोटे दूसरे जगहों के जो रूलर्स थे, छोटा नहीं कहूंगा मैं, नो ऑफेंस, व्हाट आई मीन टू से इज दिस फॉरगॉटन रादर, जो ये रूलर्स थे इनके बारे में बहुत ज्यादा हम लोगों ने भी नहीं पढ़ा है। हिस्ट्री बुक्स में था ही नहीं, वो तो हमेशा से ही रहा है ना कि साउथ के रूलर्स का कुछ देते ही नहीं है। हिस्ट्री में होगा, यू नो, इफ यू गो इन केरला और स्टडी, हम में से कोई भी शायद वहां से पढ़ा नहीं है, जैसे कि मिलन ओडिशा के रूलर्स के बारे में डिटेल हिस्ट्री आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ी होगी, राइट, इन द स्कूल करिकुलर। लेकिन मैं जैसे महाराष्ट्र से पढ़ा हूं तो हम ज्यादा महाराष्ट्र के हिस्ट्री को ही पढ़े हैं, तो ये ज़ैमोरिन की जो हिस्ट्री है ये उतनी हमको पता ही नहीं है।
लेकिन इस बुक को पढ़ के थोड़ा सा इच्छा हुई जानने की कि क्या है इन लोगों का पास्ट एंड ऑल दैट, एंड दैट्स मजे लाइक की बात अमेजिंग। ये है कि ज़ैमोरिन्स का अपना मंदिर भी है जो कि आज भी है वहां पे कैलिकट में, राइट। यही तो तो जो कॉमिक्स का जो आप बोल सकते हो कि मेन इंटेंशन रहता है कि यहाँ पे जैसे कि बना बनाया हिस्ट्री मतलब है, एंड ऑन साइड ऑफ दैट दे आर ट्राइंग टू वीव अ स्टोरी अराउंड इट, राइट। तो ये ऐसा है कि जैसे हमने पढ़ा और हैदर अली देखते ही हम जान गए कि इनका हिस्ट्री क्या है, फिर उनको जो बेटे को बुला रहे थे फिर बोलते हैं कि डोंट कॉल मी बाय दैट नेम, तो फिर इनको टीपू बुलाते हैं तो हम पता चलता है टीपू सुल्तान है। फिर जब मराठा से लड़ते हैं तो वो भी है, द ग्रेट मराठा सीरियल हमने देखा है, राइट। तो हम रिलेट कर पाते हैं, लेकिन वही बात जब केरला की हिस्ट्री और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया था तो वो लगा कि नहीं ये पार्ट तो मतलब फिक्शन है, until we started doing research on that कि एक्चुअली ये है कि नहीं। तो वो है, तो मतलब हाँ कि हिस्ट्री पता नहीं है, लेकिन वही इंटेंशन भी है ना, आप कॉमिक्स के थ्रू कुछ नया भी सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। एग्जैक्टली राइट। नहीं तो दैट इज व्हाट, मतलब ये ज़ैमोरिन के बारे में मुझे पता ही नहीं था, और थैंक्स टू दिस बुक मतलब कि इतना तो पता चला कि इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट कहते हैं ना लोकेशन जहां से इंडिया का ट्रेड रूट है, who was actually controlling it. they were the actual dynasty जो उसको कंट्रोल करता था एग्जैक्ट पोर्ट रीजन को, and they were very rich at one time, right? Yeah. But after all this Anglo मैसूर वॉर, वो टाइम मतलब पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो गया वो, and they were totally gone in 1766 जब the last Zamorin committed suicide and his family fled away. तो वहां से ये स्टोरी शुरू करते हैं ये लोग, and they of course take the liberty to show कि there's a prince left alone who is at power and he's trying to मतलब find some sort of a truce between the British and the Hyder Ali. इसके बीच में somehow they are trying to survive, तो उसी के ऊपर है। and of course this character जो आता है बाहर से, the Alan Pierre, what is his name? Alan Perifont. Alec Perifont. He comes and of course इसमें बताया गया कि ये बंदा आ रहा है as a cultural liaison to East India Company with India. तो I mean cultural liaison उस जमाने में I don't think, मैंने इतना हिस्ट्री पढ़ा नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी कल्चरल लिएजन पे इन्वेस्ट करता होगा उस जमाने में कि नहीं, आई डोंट नो। मतलब बट दादा एक चीज मैं इंटरप्ट करूंगा, किसी भी जगह का कल्चरल लिएशन देखो, उन लोगों का काम होता है, जैसे तुम नाजी का भी देखो, सो बेसिकली गॉबेल है, उन लोगों का काम होता है टू प्रोपेगेंडा, टू वाइप आउट द एग्जिस्टिंग कल्चर एंड पोस्ट देयर, सो दैट्स हाउ ही हैज बीन शोन एज अ डार्क कैरेक्टर व्हिच इज कमिंग। या राइट, सिंबॉलिक है वो, राइट। या सिंबॉलिक कि मतलब एक वैम्पायर को भेज रहे हैं वो लोग ताकि वो इंडिया के कल्चर का खून चूस के वहां पे पूरा अधिकार जमा ले। नहीं, सिंबोलिज्म तो पूरा भरा पड़ा है इस किताब में, राइट। पैरेबल्स मतलब हर जगह पे, हर बुक में आपको नए नए मिल जाएंगे। करेक्ट। इंद्रा इसके आगे बताओ, तुम्हारी लाइटिंग इतनी मस्त चमक रही है ना एकदम। लाइटिंग जब ये हेलो दिख रहा है, हेलो। इस बुक के बारे में मैं फर्स्ट तो बताऊंगा, मैं वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक्स बुक्स मैंने पढ़ी है, मतलब शायद मैं हार्डली कोई बुक नॉन सुपर हीरो एकदम, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं रामवी को लेके तो अलग से बात करूंगा, बट दिस एंटायर टीम ऑफ Bidakar, Ramvi, Sumit Kumar, Vittorio Aston, who is the colorist. This four people has done an amazing job. मतलब and throughout the series, ऐसा नहीं कि राइटर बीच में बदल गया, नहीं कलरिस्ट बदल गया, ये पूरी टीम सेम है throughout the series. This is the best part. Exactly, and see the details. मैं पहले सुमित कुमार से स्टार्ट करता हूँ। तो देयर इज अ सीन जब एलन पेरीफोर्ट फर्स्ट इंडिया में आता है, व्हेन ही लैंड्स ऑन द पोर्ट, देयर इज अ कैरिएज, हॉर्स ड्रॉन कैरिएज जो उसको लेने आता है, ठीक है। अब डिटेल्स देखो, वैसे कैरिएज जिस तरह का दिखाया गया किताब में, दैट वाज ओनली यूज्ड फॉर
प्रिंस एंड प्रिंसेस और फॉर द इंग्लिशमैन, हमारे टिपिकल जो इंडियन रथ होते थे, और देखना बाद में थोड़े कुछ पेजेस में दिखाएंगे तो टिपिकल हॉर्स ड्रॉन जो रथ वो थोड़े डिफरेंट होते थे, बट दैट विच वाज शोन फॉर एलन पेरिंग फॉन्ट, that was quite different and that was used only mainly for royal lineages or Britishers. ठीक है, that is the detailing which they have gone through. ठीक है, then there was one thing, जब एलन पेरी फॉन्ट का डेथ होता है, so there was this letter which was delivered. तो पहला जब लेटर का सीन आता तो देखना very closely, वो लेटर एनवेलप छोटा रहता है and there are 2 seals, very small. ठीक है, तो पहले के दिनों में ना वो गम नहीं होता था, वो सील से ही आपका ये होता था. ठीक है, अब 3-4 पेजेस बाद जब वो लेटर डिलीवर्ड होता है जिसके हाथ में, तुम देखना सेम 2 जगह पे उस एनवेलप के 2 सील्स हैं, एंड दैट इज ऑन अ बिग पैनल में, बहुत बड़े तरह से विद डिटेल सील में क्या लिखा है. सो हाउ मच डिटेल, मतलब सुमित कुमार ने तो अमेजिंग काम किया आर्टिस्ट पे, मुझे अलग से कुछ जाने की जरूरत नहीं. लेटरर का मैं आऊंगा, विदाकर का, तुम जो चिट्ठी लिख रहे कर्सिव राइटिंग निप पेन से, that was the writing that was used, that was typically used, nothing else. Then those footnotes, फिर वो जो मेमोरेंडम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो सब एज अ हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी, सारे फॉन्ट्स चेंज होते हैं. सो दैट इज अ अमेजिंग थिंग. सी यू सिंक अप द थिंग्स, किस सिचुएशन पे द फॉन्ट्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड. हाँ, एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, ये तो बहुत सही बात बोला आपने कि the letters have been kept uniform throughout. जहाँ पे वो लेटर्स लिखते हैं कर्सिव हैंडराइटिंग यूज किया गया है. जहाँ पे मेन प्रोटैगनिस्ट भी लेटर लिखता है वहाँ पे देखना आप मलयालम में लिखा गया है. वो ऑथेंटिसिटी उन्होंने मेंटेन किया है कि हाँ, बातचीत हालांकि इंग्लिश में ही हो रही है बिकॉज इट्स इंग्लिश ग्राफिक नोवेल, लेकिन जब आपस में वो चिट्ठी लिख रहे हैं या जो भी है. चिट्ठी से याद आया कि जब ये कॉमिक्स भी मतलब आप एक तरह से जब पढ़ने लगोगे तो देखना यहाँ पे भी फोर्थ वॉल ब्रेक किया गया है इस पॉइंट ऑफ से कि कोई भी कैरेक्टर आप देख लो कॉमिक्स 1 से या कॉमिक्स 5 तक जो भी कैरेक्टर्स एक कैरेक्टर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेटर लिखा गया है किसी को, एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन और फिल अप द गैप as the story proceeds. आप देख रहे हो पेज बाय पेज, लेकिन कहीं पे भी आपको डिस्कनेक्ट नहीं लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बीच में वो नरेशन में रहता है कि somebody is trying to inform about something to the other guy, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ मिस हो जा रहा है, तो आप देखना दूसरे ही पेज पे वो इंफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब लिखा जाएगा, नरेशन में होगा कि they are trying to convey some secret to the protagonist, या protagonist को सॉरी ये जो एलन वहाँ लंदन से यहाँ पे आया था तो उसको जब यहाँ पे आया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर था. फिर उसका हंटर जो था मतलब ऑब्वियसली सब जैसारियन वो एडमंड को लेटर लिखा है, राइट. हाँ, तो आप लास्ट तक जब आओगे तो इसका प्रोटैगनिस्ट जो बिसान है वो भी जब लेटर लिख रहा है तो उसको भी हम देख रहे हैं कि हर एक कैरेक्टर अपना मनोस्थिति के बारे में मेंशन करके किसी को लिख रहा है, एंड उसके बीच में जो हो रहा है एंड दैट पार्ट हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन से स्टोरी प्रोसीड कर रही है. तो ये एक बहुत मतलब यूनिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग था मेरे लिए. ये शायद पहला कॉमिक्स था जहाँ पे हम ऐसा कुछ देख रहे थे कि नॉन सुपर हीरो नहीं है, मतलब नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर हैं, लेकिन सुपर नेचुरल पावर्स को भी हम नजरअंदाज कर रहे हैं बिकॉज वी आर सो मच इमर्स्ड टू द स्टोरी लाइन. तो ये बहुत सारे जैसे वल्नरेबल कैरेक्टर्स हैं. मतलब अगर आप सोचो कि कलयुग में डीमन आ गया है तो मतलब वो तो राजा ही बन गया ना, मतलब एक तरीके से सब वल्नरेबल है कि असुर का मतलब अब देखो इतना पावर है लेकिन असुर भी मार खा रहा है. वैम्पायर को भी हम देख रहे हैं कि मतलब उसका क्रिप्टोनेट क्या है ना, जो वुड स्टेक है उससे आप मार सकते हो या सिल्वर बुलेट से. तो सबका कुछ ना कुछ है, सुपर पावर्स के साथ खुद का क्रिप्टोनेट लेके भी घूम रहे हैं सब. एक चीज मैं पूरे डिस्कशन में एक बंदे का मैं नाम लेना चाहता हूँ. आई थिंक दैट गाय हैज डन मार्वेलस जॉब. अगर मैं इस डिस्कशन में उसका नाम नहीं ले, इट्स इनकम्प्लीट. दैट गाय इज विक्टोरियो एस्टोन.
कलरिंग इस बुक की वाटर टॉप कलर्स नॉच, आउटस्टैंडिंग, टॉप नॉच। मैं दो पैनल दिखाऊंगा which I have kept and I was discussing prior to this podcast. एक पैनल है, it's a morning. You see this green, Bishan is looking, it's a green in color. It shows the morning all over the forest across the mountain. And there is this panel. This is also in, if you see, I don't know whether you are able to see this, I don't know. थोड़ा इधर, हाँ. This is also green, but this is showing haze, fog, England का cold weather. That is how this color is, Mr. वही मैं Vittorio, he उस point played पे with भी the बोल रहा colors. था, right? वो जो वाटर कलर यूज किया गया है वो मतलब इमोशन को भी व्यक्त करता है। उस फ्रेम को आप देखोगे, सेम कलर्स डिफरेंट जगह पे ऐसे यूज किए। ऑरेंज यूज हुआ है टू शो कैलिकट्स मॉर्निंग, इवन द ऑरेंज हैज बीन यूज्ड टू शो द नाइट स्काई ऑफ द फॉरेस्ट और समवेयर एल्स। ठीक है, आप फेलुदा का कॉमिक्स वो जो वाटर कलर पैटर्न जो है ना, वही पैटर्न जैसा ही है यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आई थिंक थोड़ा डार्क है यहाँ पे। आई थिंक टेक्निक तो भी अलग है। इसमें ये भी है ना इंद्राशीष की इंकर या पेंसिलर जो सुमित है वो कलरिस्ट के साथ बैठ करके बोला होगा कि मैं यहाँ पे लाइंस नहीं खींच रहा हूँ, ये तुमको सिर्फ कलर ही करना होगा। तो उन लोगों का कोलैबोरेशन भी उस पे भी डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में बोले ये चार जो लोग हैं, ये चार, इन लोगों का कोलैबोरेशन, वो तालमेल इतना अच्छा है इस कॉमिक्स बनाने के दौरान। इट्स अ काइंड ऑफ आई ओपनर। ये सारे मतलब सीखना चाहिए। इट्स वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ बुक, आई वुड से। एंड मिलन, क्योंकि मिलन को पता है फ्रेमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई जगह आपको 9 फ्रेम वाला पेज मिलेगा। 9 फ्रेम या वो डिफेक्टो है। ये फ्रेम में कॉमिक्स बनाना तो लोग भूल ही गए यार, अब कोई बनाता ही नहीं है। मतलब सीक्वेंशियल आर्ट मतलब जो व्यक्त करता है कि कॉमिक्स हम जो जैसे भी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो मतलब ऐसा है कि कई बार होता है कि बबल्स नहीं होते हैं, जस्ट फ्रेम्स। आप फ्रेम से ही पता लगा लेते हो कि क्या एक्शन हुआ है, क्या इवेंट हुआ है, क्या कुछ दूसरे इवेंट को ट्रिगर कर रहा है। वो एवरीथिंग यू विल नो फ्रॉम दैट। आपको डायलॉग्स की जरूरत नहीं है। दिस इज समव्हाट लाइक दैट। आजकल 9 फ्रेम वेरी डिफिकल्ट टू फिट इन वन पेज, कहीं नहीं। और एक चीज और, रामवी के बारे में मैं सडनली नोटिस, एक बहुत अच्छे राइटर या डायरेक्टर का ना एक बड़ा काम होता है कि वो बच्चों को लेके कैसे उसका पोर्ट्रेयल करता है। रामवी का एक फ्रेम था जहां पे बिशन जा रहा है एंड दिस गाय टेल्स, ये बच्चा विक्रम, वो स्टिल ही इज अ प्रिंस बट ही इज 15 years old, जो हम लोग भूल गए। ही टेल्स वन लाइन कि यू प्रॉमिस मी यू विल कम बैक, नो आई कमांड यू। ये जो लाइन है कमांड, वो एक बच्चे का लाइन है, लेकिन एक बच्चे के हिसाब से बोला है कि नहीं, मतलब वो होता है ना कि परी तुम मुझे ये दे दो, तो नो आई कमांड यू, तो मैं क्यों तेरे को तुम्हें कमांड कर रहा हूं एज अ प्रिंस। वो कभी उसको उसके जो पहले शब्द निकले थे, वो पहले जो शब्द निकले थे वो बच्चे के तौर पे निकले थे कि he was so fond of Bishan। उसके बाद उसको याद आया, उसके बाद उसको इमोशंस में याद आया कि अरे यार मैं तो प्रिंस भी हूँ। No, that command, no, that command is from a बच्चा point of view। Promise, क्योंकि उसको बिशन को उसने कभी ऐसा राजा या उसके तौर पे कभी बुलाया नहीं, बट ही सेड दैट वर्ड कमांड बिकॉज तब उसके दिमाग में अगर मैं इसको कमांड बोलूंगा ही नीड टू कीप दैट। बच्चे के मन में होता है ना कि सांता क्लॉज मुझे दे दो, इट वोंट बी ब्रोकन, दैट काइंड ऑफ अनब्रोकन प्रॉमिस। सो दैट इज हाउ पढ़ के मुझे जजमेंट डे के लास्ट सीन याद आ गई। एग्जैक्टली बोलता है टर्मिनेटर को, आई ऑर्डर यू नॉट टू गो। एग्जैक्टली राइट। वो बोलता है टर्मिनेटर को, अर्नोल्ड को बोलता है कि बिकॉज़ वो सैक्रिफाइस करने वाला रहता है, आई ऑर्डर यू नॉट टू गो, क्योंकि उसको पता है कि इसको मेरे ऑर्डर मानने पड़ेंगे। एग्जैक्टली काइंड ऑफ दैट, ऐसा रिलेशनशिप था वो। ये जो आप बोल रहे हो ना कि कॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वी डोंट थिंक अबाउट मच मोर फ्रॉम द पास्ट, या जो भी मतलब सामने से पढ़ रहे हैं, जो पेज पे है, जो आर्ट है, जो स्टोरी है, दैट मेक्स सेंस। ये पहला कॉमिक्स था जहां पे आप मतलब ऐसा है कि आप पढ़ रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि कॉमिक्स का मैं यहीं पे बंद कर दूं और थोड़ा जाके उस कैरेक्टर के बारे में पढूं कि हिस्ट्री में एक्चुअली था कि नहीं था। तो दैट क्यूरियोसिटी इट इनसाइड्स, राइट? तो आप ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, मतलब आप कोई भी कॉमिक्स आप उठा के पढ़ लो, मतलब ऐसा नहीं कि जो डीप प्रोवोकेटिव थॉट जो लाए, ये शायद वो पहला कॉमिक्स था। और नॉर्मल ये होता है कि आप आर्ट वगैरह भी देखोगे तो मुझे थोड़े रियलिस्टिक आर्ट पसंद है,
और ये रियलिस्टिक इतना भी नहीं था इस कॉमिक्स में, बट जो एसेंस इन्होंने कैप्चर किया है इनके आर्ट में, ये भी शायद पहली बार था कि हम ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि आर्टवर्क मुझे बहुत अच्छा लगा, सुमित जी का आर्टवर्क, और इनके जो कलरिस्ट हैं एस्टन, जो विक्टोरिया इनके एस्टन। कलर, हाँ, तो इनका कलर भी मतलब आप देखो कि जैसा वाटर कलर जैसा फील रहता है, क्योंकि आइडियली आप देखोगे फॉर इंस्टेंस ये जो स्काई का कलर ऐसे आप पर्पल नहीं दिखाते या ग्रीन नहीं दिखाते, तो बेस्ड ऑन द इमोशंस दे हैव ट्राइड टू शोकेस दैट थ्रू कलर्स। हाँ करेक्ट। तो अब देखना मतलब, और इनके प्लस पॉइंट हैं जहां जहां पे जरूरत है ना, मतलब टू पोर्ट्रे सर्टेन इम्पैक्ट, तो वहां पे ही स्प्लैश पेज यूज किया गया है, नहीं तो बहुत कम ही है स्प्लैश पेज। जहाँ पे एक जगह पे है जो लंदन से जो आते हैं इनके जो मेन एंटागोनिस्ट, जब वो लैंड करते हैं यहाँ कैलिकट में, तब देखना कि वो पेज स्प्लैश पेज Yeah. है, वो एंड पूरा द अपना थ्री ग्रुप के आर साथ वॉकिंग आता है। टुवर्ड्स द कैमरा, हाँ राइट। हाँ तो हाँ आपको ऐसा लगेगा कि प्रोपोर्शन आप देखो कि पैर अगर 6 सेंटीमीटर के हैं तो धड़ 2 सेंटीमीटर का है, तो ऐसा आपको लगेगा, पर वो कैमरा व्यू ही ऐसा है कि मतलब पैर के साइड से वो कैमरा ऊपर की तरफ है, जिससे कि वो इतने लंबे आ रहे हैं, लार्जर देन लाइफ है जो पोर्ट्रे करना चाहते थे आर्टिस्ट वहां पे। वैसे ही करेक्ट। एक और था जहाँ पे ये जो विक्रम प्रिंस, जहाँ पे फर्स्ट इंटरेक्शन होता है उनका, वो हंटर जब आए थे उनको मारने के लिए, तो जहाँ पे आप मतलब भूल चुके हो कि आपको लगता है कि बिशान वहां पे टाइगर को पकड़ रहा है, या सॉरी हंटर को पकड़ रहा है, और एक मिनट मिलन, मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ, आई एम सॉरी। लेट्स ब्रेक दिस सीन डाउन बाय शोइंग अ मोशन कॉमिक एनिमेशन टू आवर व्यूअर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। I have learned that the locals fear a man-eater on the prowl. A big cat grown old, claws too blunted to hunt. This proud hunter of spirited prey, now reduced to stealing toddlers from their cribs. But he must yet succumb to his nature. A leopard cannot change his spots. Here I am, stalking a child, waiting for the opportune moment when his back is turned as he hunts other prey. A shaft of yew through his flesh will tell me if he is only a boy or a devil. There is no truth without pain. This is what it has come to, I ask myself. But I'm not one to walk away without knowing. A leopard cannot change his spots. Sekar, you lead on the horses. Take the dogs toward the far tree line and one of the mules for supplies. Bishan and I will take the elephant west, toward the lake. Corey will come with us. He's bound to turn up by dawn, so stay sharp and good hunting. I miss him. You know, my father, my first hunt, while we were waiting, he told me the names of the stars. Ashwini, Kritika, Rohini, Brihaspati. Your father lives on in you, Vikram, and that's beautiful in a way that will always remain out of my reach. Vikram? He's here. I don't see him. He'll show himself soon enough. I'm heading down to make sure he doesn't veer toward the camp. And remember, Vikram, be patient. Wait for your shot. Bring, that's right, boy. Now keep still. Gods keep me! These savage shores. मतलब एक तरह से आप देखो बिशान कहीं दूसरी जगह पे है, कुछ दूसरा एक्टिविटी पे, और यहाँ पे वो हंटर प्रिंस को गोली मार रहा है। और अगले ही पॉइंट पे आप देखते हो जहाँ पहली बार रिवील होता है, इंट्रोड्यूस करते हैं कि हाँ बिशान ये नॉर्मल था,
इंट्रोड्यूस और होता फर्स्ट है टाइम पूरी फर्स्ट टाइम कॉमिक अपने और असुर रूप पूरा में स्प्लैश पेज। वहां पे हाँ Right. दैट वाज समथिंग लाइक अमेजिंग, वो सीक्वेंस गूज़बम्प्स आ अमेजिंग गए है थे उस यस उस यस पेज पे वो यस एक्चुअली वो सबसे अमेजिंग इसलिए है क्योंकि अ, जब प्रिंस गोली मारता है राइट टू द मैनीटर व्हिच हैज बीन प्लेगिंग द रीजन, और जो एलन पियरफोर्ड का जो हंटर था जिसने वो उसे भी लंदन से उसी भगाया टाइम है, पे गोली मारा वो ये आरो सोचता होता है कि शायद प्रिंस ने एलन प्रिंस को मारा होगा, because the myths around the region is that he took care of this creature who was playing the role. तो वो उसको मारने जाता है और बिशन उसको रोकता है, गोली हाथ पे रोकता है। वो हाथ से फ्रेम इतना सही है वो कि वो एरो ऐसा एरो लगता है हाथ से रोकता है, वो पूरा हाथ में घुसता है उसके एरो और वो राइट और वो स्प्लैश मैं पेज है। यही चाहता हूँ, स्प्लैश पेज ऐसी एक चीज है, ऐसी लिबर्टी आर्टिस्ट के लिए जिसको उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी बना के। I mean, if you want to introduce the powerful character of Bishan in its full Rakshas form, okay, take the liberty of the splash page, justified भी है। आजकल मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन इतने आर्ट बनते हैं हमारे comics में जो ऐसे splash page draw करते हैं। कहीं आप दादा आप कहीं राज कॉमिक्स की तो बात नहीं कर रहे। Okay, नहीं, since you इंद्राशीष और मिलन एक्यूरेसी एंड मूड ऑफ आर्ट के बारे में बात कर रहे थे, एक चीज मैं भूलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आज सुबह मैं रीरीड के वक्त मुझे ये ख्याल आया कि कुछ महीने पहले वो हम लोग न्यूज पढ़ रहे थे एंड देयर वाज दिस थिंग राइट कि आपको याद होगा, यू सी दिस फ्रेम में दिखाना चाहूंगा ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। आई डोंट नो आ रहा है ये राइट हाथी वाला वही है ना जब सेलिब्रेट कर रहे होते राइट हैं हाँ art हाँ वाले। करेक्ट So important thing in this frame, if you see the women's, Exactly. they are not covering their breasts. Okay? So this was a thing in Kerala. अभी कुछ दिन पहले एक news भी आया था. There was this movie about or something about, you know, I think there was a lady at later 19th century जिन्होंने this was an act, you know, low caste या lower level के जो women थे उनको allow नहीं था कि वो upper robe पहने and cover their upper parts. So they have to keep it open. So otherwise they have to pay tax and then get the right to cover it. तो historically ये इन्होंने ड्रॉ किया है, historically accurate ड्रॉ किया, क्योंकि you see in this procession they are like probably some low level workers of the princely states जो procession को by foot lead कर रहे हैं, and all the women here are not covering their upper parts, right? Even the central character of Kori in some scenes is depicted in the same way, especially जब वो डांस कर रही है दूसरे जब वो मंदिर में डांस कर रही है। Rather when in public you have to keep it open, you cannot cover it. That was the law. So hats off, मतलब आर्टिस्ट ने फुल होमवर्क करके, रामवी ने फुल होमवर्क करके ये चीजें दिखाई हैं। ऐसी चीजें जो नहीं भी दिखाते तो कोई पकड़ता नहीं, you know? नहीं, और वो नोटिस भी नहीं हो रहा है, मतलब पर उन्होंने ड्रॉ इतना सही किया। इसी रीजन की वजह से ये तो मैच्योर कंटेंट ग्राफिक नॉवेल हो गया ना, बच्चों के लिए तो नहीं हो पाया ये कॉमिक्स। वैसे नो नॉट रियली, कंटेंट ऐसा है कि शायद इस फ्रेम के लिए मैच्योर नहीं है क्योंकि they are not showing anything intimate or that kind See, of how you look at the things. The reference point was not that. Right. They want to show ki it's part and parcel of life. Even the men that are walking around are not like, you know, enticed by that, staring at it because it is part of the life for them at that time. मिलन ये वैसे ही हो गया ना जैसे हमारे टाइम में नंदिता दास ने वो बनाई थी फिल्म फायर। नंदिता दास हाँ, ले गए आप। कौन थी वो? नायर थी। अरे आप दिखा दिया भाई, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो होता है सोसाइटी में, थिएटर आग लगा दिए थे। बस वही उसी तरीके। लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ, बट यस वो काफी अच्छे से उस टाइम में जो कल्चर था, ट्राइबल कल्चर बोल लो या फिर कॉस्ट्यूम, जो महाराजाओं के कॉस्ट्यूम्स भी हैं इसमें जो दिखाए गए हैं, बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट करे हैं। बहुत ही। तो बिफोर मूविंग अहेड जीत भाई के पास आते हैं। जीत भाई से भी उनकी बात जानते हैं कि जीत भाई के क्या थॉट्स हैं इस ग्राफिक नॉवेल को लेके। So
मैं कहूँगा ये जो किताब है ना, दीज सैवेज शोर्स, इट मेड ए वेरी बिग चेंज इन मी। मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉमिक्स पढ़ता हूँ या खरीदता हूँ, आई ओनली इन्वेस्ट ऑन दैट। मतलब मैंने खुद पे ये प्रतिबंध लगा रखा है कि भाई मुझे और कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, चाहे कितनी भी अच्छी हो। मतलब बैटमैन के, मतलब देयर आर सो मेनी रिकमेंडेशंस दैट दे कम, राइट। आई हैव गॉटन वेरी, मतलब कुछ बहुत अच्छी किताबें दी हैं लोगों ने। मिलन भाई ने ब्लैक सैड, इंदिरा भाई ने लाइक TNMT, राइट, और लाइक हश, राइट, ऑल दीज आर वेरी नाइस, राइट। वो गिफ्ट मिली है, मैंने पूरी पढ़ी है, मैं अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ, ठीक है। पर मैं दूसरी बार की बात कीजिए आप, मार्वल सब्सक्रिप्शन आपके पास? नहीं मेरे पास नहीं है, वो तो अमित भाई को दिया है ना हमने, अमित के पास है, राइट। पर फिर क्या हुआ ना कि ऐसे ही किसी डिस्कशन में व्हाट्सएप ग्रुप में जब ना ये किताब का मतलब इमेज देखा, तो फिर मैंने आई वाज पिक्ड एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट, राइट। और पता है, इसको पढ़ के ना मुझे इतना प्राउड फील हुआ, एक इंडियन ऑथर, एक इंडियन आर्टिस्ट, राइट। मतलब एक ऐसी चीज है कि मतलब वी आर स्टेइंग सो फार अब्रॉड, राइट, आई कैन प्राउडली शो दिस कि यार ये मेरे कंट्री के इंसान ने बनाई है, राइट। एंड इट इज लाइक कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि काश मैं ऐसा कर पाता। लाइक आई रिमेम्बर कि जब पहले क्रिकेट होता था ना, जब इंडिया बहुत बुरी तरीके से आती थी, तो ऐसे ड्रीम हम लोग करते हैं ना कि काश मैं उसके साथ खेलता और बहुत अच्छा खेलता, काइंड ऑफ। तो ये किताब को पढ़ के ना लाइक आई वाज लाइक कि आई स्ट्राइव टू बी लाइक कि यार ऐसा लिखा है कि कंप्लीटली, मतलब आई वाज ब्लोन अवे। यस। सो और मतलब आप लोगों ने बहुत ही इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब को देखा है, ठीक है। मैं ना इतना भी नहीं सोचता हूँ, मैं आई वाज मोर इम्प्रेस्ड बाय द फिलॉसफी। मतलब सबसे पहले फिलॉसफी कब आई, वो एक बैनियन ट्री है जहाँ पे बैट्स आते हैं, राइट। वहां पे बिशन बोलता है कि भाई इसका सेंस कर लिया है कि 400 साल हो गए, इट इज डाइंग, एंड दैट्स व्हाई बैट्स आर ऑल इन्फेस्टेटिंग ऑन दैट। अगर आप एक दूसरी तरीके से सोचोगे तो आपके इंडिया की भी कल्चर जो है वो पतन पे आ रही है, और वही वैम्पायर्स भी आपके ये शोर्स पे आने शुरू हुए हैं, राइट। सो मतलब देयर आर सो मेनी प्लेसेस, राइट, कि आई वाज जस्ट अमेज्ड। और मतलब पहली बार मैं ये नोटिस नहीं किया था, आई वाज जस्ट द सेकंड टाइम व्हेन आई वाज रीडिंग कि भाई मैं केयरफुली थोड़ा पढ़ना शुरू कर। मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, मैं 4 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि यार देखो आप लोग हिस्ट्री, आप लोग आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, मैं तो मसाला देखने के लिए पढ़ रहा हूँ, राइट। Uncanny Connection, Vampires, Bats, and Vampire was created by Bram Stoker, another British author. नहीं, अब जो बोल रहे हो ना कहानी और ये सब, जो सब वो तो सब ठीक था। डायलॉग्स पे हम अभी तक बात नहीं किए हैं, तो अब डायलॉग्स भी जब विशान मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग पेज पे था, राइट, हाउ आर यू मेड, विशान हाउ आर यू मेड, तो आप देखो हर कॉमिक्स का फर्स्ट पेज पे, चारों कॉमिक्स के फर्स्ट पेज पे ये पूछा गया है कि विशान हाउ आर यू मेड, और विशान बताता है हर बार, और सेम आंसर नहीं होता है हर बार, नहीं होता है, थोड़ा वो चेंज करके, हाँ, वो एनहांस करके बताते हैं, राइट। द मोस्ट डार्कर टोन वाज जब वो पूरे आर्मी को मारता है और साइड नोट में लिखा रहता है, आई वाज मेड इन डार्कनेस, आई वाज मेड। यू सी द डार्कर थिंग। ये हर कॉमिक्स में आप देखो कि वो मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते जाते हैं कि पहली बार हम अपने क्रिएटर को खाने लगे थे एंड वी आर क्रिएटेड फ्रॉम हिज ब्रेथ, और उस सेकंड में बताते हैं कि और एडिशनल इंफॉर्मेशन की गॉड्स जो ऊपर की तरफ उड़ के गए वो गॉड्स बने, जो नीचे रह गए वो असुर बने। तो मतलब देखो अब हर बार मतलब ऐसा रहता है कि ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे कि गॉड्स और असुर कुछ थे नहीं, it's all that they decided on that point of time that made them god or asur। बस हर बार एडिशनल पॉइंट ऐड करते गए वो, और सबसे बेस्ट जो था यहाँ पे, तुम कह रहे हो मिलन, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि बिशन ने इतनी थोड़ी थोड़ी जानकारियां दी है ना कि कोरी का इंटरेस्ट बिशन में हमेशा बना रहा, जस्ट लाइक बचपन से बॉयफ्रेंड कहानी है, राइट, लाइक अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड। बताओ ना यार, तुम एक बार पे तुम क्या करते क्या? हर कॉमिक्स के स्टार्टिंग में ही आप वो बताते हैं, देन दे प्रोसीड विद द मेन स्टोरी लाइन, और लास्ट में होता है ये कि जब बिशान 4 बार बता चुका है कि वो कैसे बना था, और लास्ट में कोरी बताती है पहली बार कि आई एम गोइंग टू से कि हाउ आई एम मेड, हाउ आई वाज मेड। नो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि जब वो बन चुकी, टर्न हो चुकी है, और बाद में द फाइनल पार्ट में जब उन लोग कैरियज में जा रहे होते हैं, राइट, कि बिशन तुम हमेशा से ऐसे थे, तुम्हारे पास चॉइस था कि तुम ऐसे रहो नहीं रहो,
मेरे पास वो चॉइस, मेरे से वो चॉइस भी छीन लिया गया, Choice राइट? कि मतलब मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ ना, मेरा माइंड हिंदी से चल रहा है, राइट? तो आई कैन इमेजिन कि उसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा, राइट? इन अ मूवी विद लाइक अ वेरी गुड एक्टर। नहीं बहुत डायलॉग इसके बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, थॉट प्रोवोकिंग उन्होंने जिस तरीके से किया। मैं डायलॉग में बोलता हूँ, यहाँ पे मैं एक्चुअली बोलने वाला था द ग्रेटनेस अबाउट रामवी। तो एक डायलॉग है जहाँ पे ये वार पे जाएगा बिशन, एंड बिशन इज टेलिंग टू कोरी, बिकॉज जॉय इज फ्लीटिंग, इमॉर्टल ओनली हैव द ट्रूथ फॉर लास्टिंग कंपनी। ठीक है, ये उसका स्टेटअप रहता है। 2-3 पैनल्स बाद कोरी उससे शायद अनबन होती है, थोड़ी सी नाराज होती है, कोरी उससे थोड़ी दूर जाती है, एंड बिशन बोलता है यू आर ऑल द जॉय दैट आई कैन स्टिल फिल इन। कोरी रिस्पॉन्स करती है, एम आई ऑल्सो फ्लीटिंग? You think the 3 lines which Ramvi has written, it itself means how great a writer magical he is going to realism. be. Yes, that is Ramvi, and that is why I think people should read this comics just to know the greatness about Ramvi. अब कितने भी कॉमिक्स आप पढ़ लो, ये आप पास्ट में रेट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉमिक्स का मतलब जब डायलॉग बबल बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो स्कीमिंग करते हैं, मतलब आप फर्स्ट बबल पे 1-2 लाइन पढ़ लिए, फिर लास्ट बबल पे 1-2 लाइन पढ़ दिए, 8 देख लिए, बस खत्म। तो मतलब ऐसे बहुत सारे कॉमिक्स मैंने भी खुद पढ़ी हैं, राइट? पर आप देखो ये कॉमिक्स है, आप फैंटम कॉमिक्स ले लो, मतलब जहां पे आपका मतलब दिल लग चुका है, वो कॉमिक्स का मतलब एक भी डायलॉग आप मिस नहीं करना चाहोगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको एक बार पढ़ लिए, मतलब 5-10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, देन समथिंग स्ट्राइक्स योर माइंड, आप वापस फिर जाके कॉमिक्स को ओपन करके उस पेज को जाने के लिए आप बाकी सारे पेज पढ़ के जाते हो, डायरेक्ट उसी पेज पे भी नहीं जाते हो कि कहीं मजा किरकिरा ना हो जाए। तो ये इस बार जो मैंने तो इसको 3 बार पढ़ा है। 2 बार पहले पढ़ चुका था पैंडेमिक के टाइम पे एक बार, और इस बार 3rd टाइम मैंने पढ़ा है, एंड एवरी टाइम इट फील्स न्यू, और मतलब कुछ है कि नया आप जान रहे हो, सीख रहे हो। नहीं मिलन भाई, जैसे आप लोग तो आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, राइट? मतलब आई एम अमेज्ड कि जैसे शुरू होता है 2 बर्ड है, राइट? वो लोग कुछ तो कर रहे हैं, राइट? सो इट्स लाइक ए लव बर्ड्स को काइंड ऑफ एनालॉजी दी है। जब ना एलन पेरीफोंट लैंड करता है, 2 सारस होते हैं, वो एक मछली ट्रांसफर हो रही होती है उनके बीक्स के बीच में। सो इट सीम्स टू मी लाइक ए एनालॉजी टू अ ट्रेड और समथिंग। तो मतलब ऐसे ये सब हमारे इंटरप्रिटेशन है, राइट? आई वुड लव टू नो कि मतलब जैसे अगर रामवी या सुमित हमें बताए कि देखिए हाउ डिड लाइक वाज इट रियली, मतलब कैसे रैंडम तो नहीं होगा, कुछ सोच के उन्होंने वो छोटे छोटे, तो देयर आर 9 पैनल्स, मतलब 3-4 वेरी इंपैक्टफुल है और दूसरे सपोर्टिंग है, और दे आर इक्वली इंपैक्टफुल, बट मतलब ऑब्वियसली प्रॉब्ली कैच नहीं करोगे आप पहली बार पे। और मतलब मेरा जो मेजर ये है कि मतलब आई वाज सो अमेज्ड ऑन दिस पर्टिकुलर बुक कि मतलब मुझे इसका एक्शन फिगर बनाना है, राइट? और मुझे एक्शन फिगर किस चीज का बनाना है? आई वांट द एपिक बैटल बिटवीन द जुरो ग्रानो, राइट? कि काउंट जुरो ग्रानो एंड बिसन, राइट? तो मतलब मेरे काफी टाइम से मेरे माइंड पे चल रहा है। आई विल शो यू सम ऑफ दी लाइक कि मैंने पार्ट्स के लिए क्या क्या ले रखा है। सो ये मेरा जो है ना, ये सॉरी ये दिख रहा है, ये बोलसाई का ड्रैकुला है, ठीक है? तो आई कैन टेक द अपर बॉडी आउट ऑफ इट, पर जो ये विंग्स है ना, ये इतने इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि दीज अगर आप देखोगे वो लास्ट जो बुक है, देयर विंग्स वर लाइक टू मैजेस्टिक फॉर दैट वैम्पायर टू शो हिम दैट ही इज दैट ह्यूज। सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव अ डार्क पेगासस, राइट? सो इफ यू सी इसके विंग्स जो है, these are like a horse wings, so they will give me this majestic point on that one, right? And then I think मतलब मैंने ड्रैकुला बना रखा है, तो मेरे लिए ये वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज बिसन, ठीक है? बिसन का ये लेग जो है, ये हाइंड लेग्स, दे हैव टू बी द एनिमल वे, राइट? सो आई कैन स्टिल यूज ये वेयरवुल्फ जैसा, राइट? वेयरवुल्फ ही है ये, फोर्टनाइट का वेयरवुल्फ है। आई कैन यूज द लोअर पार्ट ऑफ इट, एंड देन आई हैव दिस बॉस फाइट का एक ये डीमन है, तो आप देख सकते हैं इसके 2 सींग भी हैं, so I can repaint it and reverse horns, right? So I can repaint the head, put some sculpt some hair and then use it, right? But the challenge that I यहाँ से उसका जो है ना, ये तो परफेक्ट है ना जीत भाई, ये आप फाइनल करके मेरे को भेज दो, मैं इसका मस्त टॉप एनिमेशन बना दूंगा। अरे पर पता नहीं, पर मैं ना अभी स्केल का मेरा प्रॉब्लम है, that werewolf is smaller than
द ड्रैकुला। बिसन अगर आप जो मतलब 22 बिसन मतलब साइज में बड़ा है ये एग्जैक्टली तो क्योंकि ना 22nd पेज जो 5th बुक का है वहां पे एक स्प्लैश पेज है, बिसन जंप मार रहा है। उससे पहले कैसा होता है ना कि जो काउंट है वो अपना जैकेट वैकेट निकालता है, पलटता है, कोरी के वहां से वो गायब है, बिसन जाता है झाड़ी में चेंज होके ट्रांसफॉर्म होके आता है। राइट ठीक है, राइट एंड देन ही जंप्स। पहली बार शायद हमने देखा है सुपर हीरो एंगल से दिखाया गया है कि जैसे क्लार्क केंट घूम के गया वापस सुपरमैन बन के आया। देखिए तो वहां पे वो ट्रांसफॉर्म होकर फिर जंप मार के आता है एंड देन द फाइट हैपेंस, राइट? बेस्ट पेज। और वहीं उल्टा क्या होता है जब अपन सेकंड बुक में जाते हैं जहां पर उसने गोली रोकी है, वहीं पे एक चीता अटैक करता है कोरी पे और वो ट्रांसफॉर्म होता है सीधा बीच से ह्यूमन पे ट्रांसफॉर्म होता है जाते हुए, राइट? तो मतलब जो चीज आपको इतनी जरूरी है ना तब आपको क्लार्क केंट पंती नहीं नजर आती, राइट? देन यू लीव एवरीथिंग राउंड। मतलब वहां पे उसको शो स्टॉपर बनाना है कि मतलब पीछे जाना है, स्टेज के बाहर से जंप मारूंगा मैं, यहाँ पे मतलब कोरी को बचाने के लिए भाड़ में की दुनिया, लाइक दैट इज द मोस्ट। हाँ मतलब जब काउंट ग्रानो जब उसको ढूंढ रहा था तो कोरी पीछे घूमती है और वहां जंगल के थ्रू वो बाहर निकल के आते हैं। वो पॉइंट मुझे मतलब थोड़ा मैं हजम नहीं कर पाया कि ये तो सामने से ही चेंज हो सकता है, पहले भी दिखाए हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया था? तो मुझे लगा कि शायद वो पहली बार पैंट शर्ट पहन के गया था और उसको पता नहीं कि ट्रांसफर नहीं, बट मेरा उसका ह्यूमन नेचर सामने आ जाता है और जब उसको गोली लगी थी, जब एरो लगा था, तब उसका बीस्ट का नेचर उसके सामने आ गया था क्योंकि उसके जिसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नहीं बट मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आई एम गोइंग टू डू दैट बैटल सीन एंड आई एम गोइंग टू डू इट इन अ वे कि अगर कभी रामवीर सुमित देखे तो देख ले कि ऐसे भी फैन है तो मतलब कि जैसे आप करते हो ना विवेक भाई कि अगर आप कुछ बनाओ अनुपम सर देखे और खुश हो जाए, राइट, अप्रिशिएट कर दे, लाइक तो वो जब तक मेरे माइंड में वो नहीं होगा तब तक वो बनेगा नहीं। लेकिन जैसे हमारा कुछ भी क्रिएशन के लिए ना बैकग्राउंड वर्क बहुत चलता रहता है, बट जब तक जैसे कि वो जो साइज डिफरेंस है, राइट, स्टॉप मोशन में आप कर लोगे, ठीक है, प्रोजेक्शन करके कि ये बड़ा ये छोटा, बट मेरी आंखों में ना वो स्टिल के लिए आई नीड दैट टू बी लार्जर देन werewolf need to be larger than Dracula. I don't want to. What about the human form Bison with that mask? That is easy. But that is easy. मतलब mask easy है, कोरी है, but I'm not very inclined to that. मतलब मेरे को ना वो जो beast का जो battle है ना, that is something like I really want to do. But sorry to interrupt, Jeet bhai, but I was more attracted towards that human form. It was more mystical or some kind of uncanniness towards that. That was which created the more impact for me. Go ahead, Jeet bhai. The mask is very mysterious for that. Yes, exactly. Somehow. But yeah, of course. पहले तो आपको उसका जो creature form है वही बनाना चाहिए. क्योंकि मतलब मेरा अभी से माइंड पे चल रहा है, लेकिन इट हैज बीन, और मैं ना इसीलिए अपनी हार्ड कॉपी का वेट कर रहा हूँ। अमेजन पे मैंने प्री ऑर्डर कर रखा है ये जो डेफिनेटिव एडिशन, क्योंकि ना ऑनलाइन देख के ना उतना पता नहीं चलता है। आई हैव टू मतलब वो जैसे है ना कि वो अपना साइलेंस ऑफ द लैम्प कि आई एम कवेटिंग बट आई नीड दैट इन फ्रंट ऑफ माय आईज टू कवेट इट इन अ वे दैट आई। आंखों से याद आया, मैं आर्ट पे ही कहना भूल गया था कि आप देखो कैसा मतलब बारीक रखा गया है वहां आर्ट पे कि उसकी आंखें लाल होती हैं, ठीक है? हाँ, और हाँ, एक फ्रेम है जहां पे वैसे घूम के देखता है और वो आईज का जो रेड कलर ब्लर इफेक्ट रहा है उस फ्रेम पे आप देखोगे ना, तो मुझे वो जब ऐसे घूमता है, हाँ मतलब उसको पुकारता है वैसे वो घूमता है लेफ्ट की तरफ, तो मुझे लगा कि शायद वो खून का एक ऐसे छींटा होगा कि ऐसे दिखा रहे हैं, पर दैट वाज द ब्लर इफेक्ट। और ये इफेक्ट ना मतलब बहुत रेयर, एक दो फ्रेम में ऐसे और हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन दैट्स द लेवल ऑफ डिटेलिंग दे वेंट इनटू। जब ये तुम यार मिलन, जब भी तुम कुछ नया शेयर करते हो ना तो तुम राज कॉमिक्स के लिए कुछ ना कुछ नया बता ही जाते हो। तो मतलब नेक्स्ट टाइम कोई भी ग्रैंड मास्टर रोबो बनाएगा, करके घूमेगा, कौन है जिसने मेरी बेटी पे नजर डाली? ऐसा कभी नहीं होने वाला आरसी पे। मुझे एक बात पूछनी है भाई लोगों। I mean, it is evident we all like this book very much, and from our conversation. But for the sake of balance, हम लोग वापस good talk पे आ जाएंगे। 5 minutes अगर मैं चाहूँ at least 1 minute each. Is there anything you want to mention that could have been done better, which is wrong, or
इनकरेक्टली डिपिक्टेड, नॉट रॉन्ग, और मतलब या फिर कुछ शॉर्टकमिंग्स जो कहानी की दिखी या आर्ट की दिखी, want to mention it just so that we don't seem to be like the propaganda guys trying to make this book into a Hollywood movie or something, right? ऐसा कुछ नहीं हमको। ये मैं पहले शुरुआत करता हूँ कि कोई शॉर्ट कमिंग नहीं है, बट दिस इज समथिंग आप कैसे भी ले सकते हो, शॉर्ट कमिंग भी ले सकते हो, अप्रिसिएशन भी ले सकते हो। आई वुड लाइक टू रीड मोर कि उसके बाद क्या होता है, क्योंकि एंड पेज पे थिंग्स हैव चेंज्ड, और वो कोरी भी कहती है, बिशन भी कहता है कि थिंग्स आर नॉट द सेम एनीमोर। तो मतलब आप फर्स्ट पेज जैसे खोलोगे तो दिखेगा आपको कि यार ये दोनों लव बर्ड्स है, बिशन और कोरी, बट द लास्ट पेज ऑफ द बुक यू विल सी दैट कोरी इज नॉट कोरी एनीमोर, शी इज अ वैम्पायर नाउ। तो इसके बाद क्या होता है, बिशन भी तो बचा हुआ है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी रहती है, टीपू सुल्तान भी रहता है, अदर। So I would have loved to see कि और साम्राज्यों के साथ क्या होता है। गुड थिंग आपने मेंशन किया विवेक भाई ये, क्योंकि मैं जब भी आपने बोला ना कि इस पे पॉडकास्ट करेंगे, तो मैं फिर से इसके बारे में जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो एक जगह एक पेज में बहुत अच्छा रिव्यू है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो लास्ट पेज है, ये जो लास्ट चीज है जिसमें स्पेशली आप जो अभी बोले ना कि चेंज नहीं होगा, ये वाला लाइन, इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ। इसमें क्या बोलते हैं ये कि नथिंग विल एवर बी द सेम अगेन, right? And it is shown that she is hiding behind the curtain of this darkness in the forest. Yes. But earlier she used to be like forefront में थी and very human and everything. So वो reviewer ने इतना अच्छा perspective दिया है इसको. He's saying Kori is Indian civilization, which is forever changed after colonization, and it can never go back to its original form ever again. And so is Bishan. And so is everything that we were before colonization, जो कि अब कभी वापस वैसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज वेस्टर्नाइजेशन, कॉलोनाइजेशन आके सब कुछ बदल दिया। और हम लोग भी देखो आपस में जब बात कर रहे हैं, 5 लाइन में से 1 लाइन इंग्लिश बोलते हैं टू एक्सप्रेस अस। हम अपनी शुद्ध भाषा में यहाँ पर आए हुए हैं, इंडिया छोड़ करके बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पे। फिर दिस इज सो कॉल्ड NRI studios, yeah, NRI studios, yeah. So that's what it means. मतलब हाँ, for the sake of continuity maybe they can make a sequel. मैं भी जानना चाहूंगा कि वो वैम्पायर बन गया, अब तो बिशन हाफ वैम्पायर हाफ राक्षस रह गया, आगे क्या करता है, अब क्या करता है, अब तो उसकी चीजें और डिफिकल्ट हो गई। उसने ये भी बोला कि उसने दोनों विलेन को हरा दिया, उसने एलन पियरफोन को मार दिया, उसने उसके मास्टर को भी जाके इंग्लैंड में जाके मार के आया। तो उसने जो कॉलोनाइजेशन करने वाले जो बैड एलिमेंट्स थे उसको मार दिया। उस हिसाब से देखा जाए तो भारत भी आजाद हो गया, लेकिन वो भी गया तो क्या उस चंगुल से निकल पाए? हमारी सिविलाइजेशन तो हमेशा बदल गई, राइट? नहीं विश्वजीत भाई, वो ऐसा नहीं है। तो वो इस कॉमिक्स का जो आप देखोगे, हिस्ट्री एस्पेक्ट अलग है, स्टोरी टेलिंग ऑफ कैरेक्टर्स वो एक अलग है, ये पैरेलल रखा गया है। ये ऐसा बस दिखाए हैं कि जस्ट बिकॉज विक्रम प्रिंस ने इसको रिक्वेस्ट किया था टू डिफेंड हिज स्टेट, तो ये जाके बिशन जाके वार पे लड़ा, नहीं तो उसका भी मन हट गया है। मतलब वो किसी ह्यूमन को प्रोटेक्शन मतलब देना नहीं है, वार लड़ना नहीं है। इट्स दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर, वो कॉम्प्लेक्सिटी दिखाया गया है उस कैरेक्टर में। तो ऐसा नहीं है कि इस पे मतलब आप इंडिपेंडेंस रिलेटेड स्टोरी ऐसा बुना गया है कि नहीं, ये स्टोरी पूरा एक अलग है। और जिस टाइम पे ये हुआ था, दैट वाज अ कॉलोनाइज्ड इंडिया, और उस साइड पे दिखाया गया है ना टाइम। इसलिए द रिव्यूअर आई एम स्पीकिंग अबाउट, उन्होंने ये कहा है कि बिकॉज दिस इज एट द वेरी पॉइंट ऑफ वेयर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट्स ऑफ इंडिया, 1750 1760, इसलिए इसको इस टाइम में जाके डाला इन्होंने इस कहानी को, ताकि ये दिखा सके कि कॉलोनाइजेशन वाज समथिंग दैट वाज अनस्टॉपेबल। वो उसको रोक ही नहीं सकता था इंडिया उस टाइम में किसी भी तरीके से। 1600 Thomas Roy came, and during this Hyder Ali time they gave the control to East India Company to collect the tax and everything. Yes. And by the time 1780 इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी वगैरह ये सब बना दिया। Correct. और उसके बाद there was no going back. मतलब तो what they want to like convey by that, probably the interpretation of that reviewer is that the unstoppable force of colonization is that एशिया की किसी भी कंट्री में जाओ आप, वेस्टर्नाइजेशन को छोड़ के उसका कोई भी कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। एवरीथिंग हैज बीन सम वे हैव बीन टच्ड,
you know. Correct. So Correct. the story actually ends on a sad note for me, मुझे ऐसा लगता है. हाँ. देखा जाए. You can tell that. Yeah. दादा going with Right. your right कि on the critiquing side, right, मेरे को क्लाइमेक्स से थोड़ी शिकायत है, right. Yeah. क्लाइमेक्स में वो लड़ाई करता है, उसका हाथ तोड़ता है, उसका सींग तोड़ देता है, then probably he's toying with him, right, then he goes, he drinks a vampire blood, suddenly उसमें अंधकासुर का कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आ जाता है, ठीक है. उसके बाद आर्टिस्ट ने दिखाई कि उसके ब्लड ड्रॉप गिर रहे हैं, वहां से राक्षस हो रहे हैं, उसके बॉडी से भी जो that was the reveal लास्ट पेज पे, उसी 2 पेज पे तो रिवील हुआ है ना कि अंधका ही है वो. मैं तो वही मान के चला हूँ. No, but vampire blood से ऐसा क्या हुआ, right, कि कोरी has given her blood, right, उसको फोर्स भी करा कि यार you can't hold back. तो मतलब there has to be some story कहीं पे पहले थोड़ा सा हिंट देना चाहिए, क्योंकि it seems like Corey knew something that we didn't know. मुझे लगा था कि रीडर उस की ब्लड से इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दिया. right. तुम अपने मतलब निकालो इससे कि you know, जैसे ये रिव्यूअर्स इसको कॉलोनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वेस्टर्न रिव्यूअर है, उसका इंडिया की हिस्ट्री देख रहे हैं, हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं. नहीं, मैं बताऊंगी. मुझे लगा कि ये जो बिशान जो असुर रूप में था और जो काउंट ने इसको मतलब मार पीट के अधमरा छोड़ दिया था, एंड द ओनली पॉइंट ही थॉट एट दैट टाइम कि नहीं, वो कोरी थॉट एट दैट टाइम कि जैसे मैं वैम्पायर बनी थी एंड आई गॉट पावर्स एंड समथिंग, तो शायद इसी ब्लड से he will heal and he will get some power or something. तो वो इंटरप्रिटेशन वो हम पे छोड़ा गया, and that's how it turned out. ये बीच वाला जो लास्ट का सीन है, ये थोड़ा सचमुच ओपन टू इंटरप्रिटेशन है. Yeah, right. मतलब even उसके ड्रिपिंग ब्लड से वो फॉर्म कर रहा है, राइट, जैसे विनम या एटसेट्रा, और जमीन से भी वो कर रहा है. वो 24 कैरेक्टर बनाए थे सिर्फ अंधका के, और वो 24 अंधका उसको खा लिए. और उसके बाद सबको जला भी दिया गया है, right. Corey was burning all of them, right. So that was like वही है कि मतलब ये किताब ना डायलॉग से नहीं होता. चाहेंगे इसके बाद क्या होता है. जो कि अब सेम नहीं रही. नहीं, मेरा ऐसा है कि कोई भी मतलब शॉर्ट स्टोरी जैसा आता है ना, मतलब लिमिटेड सीरीज हो, जैसे अभी रिसेंटली हम स्पाइडरमैन भी लिए थे, स्पाइडरमैन इंडिया, तो लिमिटेड सीरीज में अपना एक अलग मजा आता है. स्टार्ट भी होता है, एक ग्रेट मिडिल भी होता है, और मतलब धमाकेदार एंड भी होता है ना. तो ये अपना एक छाप छोड़ जाता है और आपको मजा लगता है. अब देखोगे बहुत अच्छा खाना होगा और ज्यादा क्वांटिटी में भी आपको मिलेगा ना, तो कितना खाओगे आप, राइट. तो मतलब आप कहना चाहो कि बहुत अच्छी चीज है, इसको यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ देना चाहिए. इस मिस्ट्री में इस कहानी का मजा है. I agree to that. You will remember it always. Yes, I agree to that. That दूसरा एक मिनी सीरीज ले आएंगे, उसमें आप देखोगे अरे यार पहला सीरीज तो इतना बढ़िया बना था, इसमें तो क्या ठीक नहीं बना है, स्टोरी नहीं है. इसका मेन प्लस पॉइंट स्टोरी. दादा ने हमको फोर्स किया ना कि क्रिटिक करने के लिए, नहीं तो मतलब मैं तो कोई चांस ही नहीं है, राइट. आई हैव नो क्वाल्म्स ऑन दिस बुक. व्हाट इज योर, मतलब आपको क्या लगता है इसमें कुछ है खराब? मेरे लिए बस एक ही है, मैं स्टोरी वाइज जैसा मुझे दिखा नहीं, बट अगर मैं अभी सोचूं क्रिटिकली, मुझे एक ही चीज दिखता है जो I felt may not be right or could have been done better. I think the portrayal of Indian during that time, it's typically going to that typecasting how Indians were during that. ये याद रखना है यहाँ पे, typically colonization was not at its full height. ठीक है, तो Indians were not that poor or hungry. मेंटालिटी के इंडियंस नहीं थे तब. Exactly. So I recall I read one book called Moonstone, which was written during the colonization period about and showing Indians as fakirs, magicians. Okay. Yes. मुझे it brings back that, but typically उस time आप कलिकट की बात करो, which was a trade route infested with traders who are very rich. Malabar, okay, Mysore Palace, celebration around those, so those are quite grand and lavish. So मुझे लगता है कहीं पे वो थोड़ा सा ओवर करके दिखाया गया. Maybe that's the only flaw I felt, which could have been, especially the dark tones of Indians. Not typically all Indians are dark tones. You take Tamil Brahmins and everybody, they are quite fair. Even I think Mughals, they are not that darker tone. So I think that was a bit टाइपकास्टेड. मे बी इट वाज नोइंगली, क्योंकि आप कॉलोनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टोरी लिख रहे हो, दिखा रहे हो सकता है टू हैव दैट सेम फील. दैट्स द ओनली थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिडंट फेल एनीथिंग वाज दैट इट वाज गुड. सब बैलेंस था मेरे लिए. मिलन, कुछ क्रिटिकल पॉइंट जो कहानी में
प्रॉब्लम लगते हैं? नहीं, मुझे तो मतलब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। मैं कॉमिक्स दूसरी मतलब बार एंजॉय पढ़ लिया, करने वही के बड़ी लिए बात हो गई। कॉमिक्स दादा आप एंजॉय बताओ। करने के लिए पढ़ता हूँ। एंड स्टोरी मतलब ऐसा है कि पहले जैसे मैं आर्ट को ज्यादा लेके भावुक था कि अगर भाई आर्ट अगर ठीक नहीं है तो चाहे स्टोरी कितनी भी दमदार हो, इट डजंट मेक सेंस कि मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मतलब आर्ट मैनेजेबल भी है और स्टोरी और इतना मतलब इम्पैक्टफुल स्टोरी हो तो भी आई एम गिविंग इट अ ट्राई। और सच में ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक्स था इन द लास्ट डेकेड, ऐसा मान के चलो। क्योंकि कॉमिक्स वॉल्ट कॉमिक्स की है और वॉल्ट कॉमिक्स के बारे में हमें पता ही नहीं था, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में। ये दादा से ही पहली बार पता चला, जहाँ पे मुझे भी किसी फ्रेंड से पता चला था इसके बारे में। आई हैड नो आइडिया कि ऐसा कोई ग्राफिक नॉवेल एग्जिस्ट भी करता है। राइट राइट। तो वहीं से शुरू हुआ ये सिलसिला हमारा सैवेज शॉर्ट्स को लेके। और इनके आर्टिस्ट और राइटर इन दोनों के बारे में भी पता चला, उनके बारे में एडिशनल और हम थोड़ा जानने के लिए गूगल किए कि रामवी और किस कैरेक्टर्स पे लिखे हैं, सुमित कुमार और कितने कैरेक्टर्स पे आर्ट किए हैं, तो वो भी सब पता चला धीरे धीरे। एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग सुमित कुमार आर्ट। वो दूसरे भी उन्होंने किए हुए हैं आर्ट, मार्वल डीसी के लिए भी किया है, इमेज कॉमिक्स के लिए भी किया है, डार्क हॉर्स में भी एक दो काम है उनका। तो आप देखोगे ये कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च करोगे राम भी और सुमित कुमार के नाम पे, तो दोनों ने शायद दोबारा काम किया है डीसी के जस्टिस लीग डार्क पे। तो ये दोनों का काम आपको वहां पे भी मिलेगा। तो दादा सॉरी मैं दादा से पूछ रहा था, मुझे थोड़ा दादा ने जब ये क्वेश्चन पूछा तो दादा आपका क्या ऑब्जर्वेशन ऑन व्हाट इज लैकिंग? बहुत ज्यादा कुछ भी मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है। छोटी छोटी चीजें शायद वो कहानी की लिबर्टी के लिए आप ले सकते हो, जैसे कि ये जो ट्रीटी लास्ट में इन लोगों ने दिखाई है बिटवीन द दिस दैट रीजन, जो वो ट्रीटी शायद बाद में काफी समय बाद हुई थी, 1766 में वो ट्रीटी नहीं हुई थी। वो ट्रीटी 1790 के मिड में जाके या उस अराउंड टाइम उस वक्त में हुई थी। करेक्ट। वो एक चीज है। फिर एक चीज जो वो मैंने रिव्यू के वक्त भी पहले लिखी थी, दैट द सन से जलन होने वाली बीमारी का नाम वो इतना प्रचलित नहीं था कि जिसको बीमारी है वो उसे बोल दे, मतलब ये सब वर्ड सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इधर उधर लिबर्टी लिए इन्होंने, जो कि लेनी ही पड़ेगी टू टेल स्मूथली फ्लोइंग स्टोरी। लेकिन ओवरऑल एवरीथिंग इज परफेक्ट। मतलब इंडियन क्रिएटर्स के द्वारा बनाई गई कॉमिक्स अगर हमें यहाँ किसी अपने फॉरेनर भाई बंधु को बतानी है तो या वी रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ इंडियन कॉमिक्स क्रिएटर्स। हमारे मनु जी का आर्ट बहुत अच्छा है, प्राण साहब के सारे क्रिएशन सब बहुत अच्छे हैं, मलिक साहब का आर्ट भी इतना अच्छा है। कई जगह पे जॉन बुसेमा जैसा लगता है, कई जगह पे कुछ और जैसा लगता है। ये अलग लेकिन लेवल अगर का कोई है। कंटेंट आपको देना है तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरा अगर कोई फ्रेंड मुझे पूछे कि व्हाट इंडियन कॉमिक शुड आई रीड और कॉमिक्स विद इंडियन कंटेंट, तो कई बार ऐसे सोचना मुश्किल हो जाती है कि कुछ ऐसी चीज क्या दे जिसको देख के इसे इज्जत हो कि इन लोगों ने क्योंकि अगर एग्जैक्टली कॉमिक्स दोगे तो ऑफ कोर्स वी लव इट, आवर नॉस्टैल्जिया, लेकिन वो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन 2020s। मुझे नहीं लगता, इन ऑल ऑनेस्टी। कई लोग देखने वाले मुझे गाली न दे देना भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो ये बुक एक ऐसा है जो अगर आपके किसी दोस्त को दें आप दे सकते हो कि हाँ इसमें इंडियन कैरेक्टर्स हैं, बनाई गई है इंडियंस के द्वारा, आप इसे पढ़िए। हाँ ये पब्लिशर जरूर फॉरेन वाला है लेकिन ये है इंडियन बुक। ये कॉमिक्स मतलब इट्स मेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दैट इट विल बी एंजॉयड बाय एनी कॉमिक्स रीडर अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ मैच्योर्ड कंटेंट है ऑब्वियसली, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन पीपल हाउ दे टेक इट ऑन देयर एंड। पर ये ऐसा एक किताब है, आप पढ़ के एंजॉय कर सकते हो, आप किसी को गिफ्ट कर लो वो भी पढ़ के एंजॉय कर सकता है, और वो हमेशा आपको याद भी रखेगा कि आपने उसको ऐसी किताब गिफ्ट की है जहाँ पे मतलब सुपर पावर हीरो नहीं है एंड फिर भी ही फील लाइक एम्पावर्ड विद दिस कैरेक्टर्स। तो और प्रिंट में खरीदो ये किताब। बिल्कुल।
प्रिंट में ही चेरिश करने जैसी किताब है। जैसी कोई रिग्रेट नहीं करेगा कि इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं। मैं बता दूं, ये कॉमिक्स मैं पहली बार जब मैंने इसके बारे में पता किया, लाइक आई केम टू नो व्हेन बाबा स्टार्टेड, सॉरी दादा gave a post and he had discussion with Vivek Goyal on that. So tell me Vishan, how are you made? मैंने कहा ये दोनों आपस में tell me how you made Biswa. How are you made? हाँ, उनको क्या पता है कैसे, और ये क्वेश्चन ही अपने आप में थोड़ा लॉजिकल नहीं लगा मुझे। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मतलब कुछ होगा, इसका पास्ट कुछ होगा। Then when I went through that post, I came to know about this comics, and thanks Dada for letting us know about this series. नहीं, मुझे भी किसी ने मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किसके पोस्ट देख के मैंने पढ़ा था, लेकिन हाँ उसी वक्त जिस भाई ने भी वो पोस्ट किया था, थैंक्स टू हिम, कि उससे मुझे पता चला, फिर आप सबको पता चला। तो एक अच्छी बुक के बारे में पता चलना मुश्किल बात है भाई, वरना नहीं। मैंने थैंक्स टू अमेज़न ने रिकमेंडेशन दिया था और मैंने वहां पे राम जी का नाम देखा, तो जैसे ही देखा राम जी, मैंने इमीडिएटली उसको बाय कर लिया। फिर मैंने तो आई थिंक लास्ट ईयर मैंने भी ड्रिंक विद कोर में पोस्ट मारा था इसका, तो मेरे को तो अमेजिंग लगा था ये। और मैं ये बता दूं कि ये कॉमिक्स मैंने खरीदा भी नहीं है, मुझे मेरे दोस्त अंशुल श्रीवास्तव ने गिफ्ट की हुई है। गिफ्ट करके भाग गए, इसीलिए आज आए नहीं है वो यहाँ पे। उनकी दी हुई कॉमिक्स आई है आज पॉडकास्ट में। राइट। नहीं मेरे लिए तो ये दिनों से आउट ऑफ प्रिंट थी, मतलब ये बुक बहुत दिन आउट ऑफ प्रिंट, बहुत लोग प्री ऑर्डर पे। थैंक गॉड ये फिर से प्रिंट में आ गई है। जीत भाई को किसने रेकमेंड करी ये किताब? नहीं, मेरे को तो ऐसे ही राइट कौतूहल हुआ, मिलन भाई सैवेज शोर्स कर रहे थे राइट, तो आई स्टार्टेड रीडिंग एंड हैंड्स डाउन ये मेरे लिए लाइक कि नंबर 1 अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 कॉमिक्स है, मतलब वो मेरा बार है और मैं उससे हटूंगा भी नहीं, क्योंकि इंडियन ऑथर और उसकी है। आई विल कन्विंस माई सेल्फ कि इससे बेटर कुछ नहीं है, फिर पढ़ूंगा ही नहीं। इनफैक्ट ये बुक अच्छी लगी इसलिए मैंने रामवी की स्वैम्प थिंग पढ़नी शुरू की। हाँ, उनका बैटमैन पढ़ना शुरू किया, जो लिख रहे हैं अभी भी चल रहा है। कह रहे हैं स्वैम्प थिंग में भी रिटर्न करेंगे, वो फिर से लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो वी लुक फॉरवर्ड टू हिज वर्क इन द फ्यूचर। एंड नहीं, पर वही है ना कि ये पूरे जो ग्रुप ने ना पूरे जस्टिफाई करा है कि मतलब ठीक है, ये आइडिया इंसेप्शन प्रॉब्ली रामवी से हुआ राइट, बट एग्जीक्यूशन इतना परफेक्ट, करेक्ट, दैट इज राइट, कि मिसिंग रहता है कि कई बार कहानी बहुत जबरदस्त होती है, आर्ट ऐसा नहीं लगता, बट यहाँ जैसे देखते हैं ना तो मतलब यार कैसे कोई कर सकता है, लेकिन इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ऐसा लगता है राइट, कि हम लोगों के पास जो भी आता है वी आर ऑलवेज लाइक ऑफ स्ट्राइविंग समथिंग मोर। यहाँ पे पढ़ने के बाद ऐसे नहीं कि यार ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है, जितना मतलब कि ह्यूमनली पॉसिबल है वैसा उन्होंने दिया है। आई थिंक दिस वी हैव रीच्ड अ गुड स्टॉपिंग पॉइंट। हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया। प्लीज go ahead, buy this book, read it. This is good buy. Unlike some other books that we have reviewed in the past, आप लोगों को ये किताब आपको बिल्कुल भी अपसेट नहीं करेगी ये किताब आपको, I promise। और वो आप पुराने दुख सारे भूल जाओगे ये किताब पढ़ के। Okay, good. So, thank you. Let's meet up next time with another story, another podcast. All right, till then. See you guys. Bye. Bye.